हेलो दोस्तों, आयन बनेगा सुप्रीम थंडरलॉर्ड के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और साथ में प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक क्षण में राक्षस के चारों ओर राक्षसी आभा बहुत बढ़ गई और यहाँ तक कि आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज भी गूंजने लगी। एक फुफकार के साथ राक्षस पहले की तुलना में कई गुना तेजी से चमका और अयान के कृपाण हमले को चकमा दे दिया। अयान के उतरने के बाद उसने जल्दी से उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसे अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये दृश्य पहले भी देखा हो। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था। जैसे ही उसने अपनी तलवार जमीन पर गिराई, उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ। वर्तमान भावना अभूतपूर्व रूप से तीव्र थी, लेकिन यह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। राक्षस को दोबारा देखने पर पता चला कि उसका पूरा शरीर काली गैस से ढका हुआ था और ऐसा कहा जा सकता था कि वह राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था जो आकाश में उड़ रही थी। पूंछ को स्वयं नष्ट कर दो। अयान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह राक्षसी जानवरों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन अपनी आंखों से भी वह बता सकता था कि राक्षसी जानवर द्वारा पूंछ नष्ट करने के बाद उसकी राक्षसी ऊर्जा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ताकत भी बढ़ गई थी। अरे, यह क्या है? राक्षस गुस्से से चिल्लाया और उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। गायब हुआ। अयान का दिल धड़क उठा, लेकिन इस दृश्य ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह पहले कभी नहीं मिला था। उसने अपने सामने पड़े विशालकाय कृपाण को पार करने के लिए पूरी तरह से अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया था। जैसे ही वह ये कार्य पूरा करने वाला था, राक्षस अचानक प्रकट हुआ और उसके पंजों ने विशाल कृपाण के ब्लेड को जोर से पकड़ लिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि अयान के लिए उनमें अंतर करना असंभव हो गया। हालांकि यह अवरोधन गति एक परिचित भावना पर निर्भर थी। तो ये सही था। ये संभव नहीं है। राक्षस चिल्लाया, तुम मेरी गति कैसे देख सकते हो? हालांकि इस समय क्योंकि राक्षस अयान के बहुत करीब था, वह भी सूरज की रोशनी में घिरा हुआ था। सूर्य की रोशनी के कारण राक्षस का शरीर तेजी से क्षय होने लगा। उसके शरीर के उन सभी भागों से काला धुआं निकल रहा था जो सूर्य की रोशनी से सीधे चमक रहे थे। राक्षस ऐसे चिल्लाया जैसे किसी साधारण व्यक्ति ने गलती से अपना शरीर उबलते तेल के बर्तन में गिरा दिया हो। पुनः देजा वू। अयान ने सोचा कि राक्षस बाईं ओर भाग जाएगा, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया और बाईं ओर वार किया। लगभग उसी समय जब अयान ने अपनी कृपाण निकाली, राक्षस चीखा और प्रकाश की छाया में गायब हो गया। जब राक्षस प्रकट हुआ तो वह वास्तव में बाईं ओर था। संयोगवश वह उस कृपाण की रोशनी से घायल हो गया। ये कृपाण प्रकाश अब शुद्ध युआन क्यूई नहीं था, बल्कि एक सफेद प्रकाश था, मानो वह सूर्य के प्रकाश से संघनित हो। अभी अभी जब अयान के ड्राइंग सेबर स्लैश ने राक्षस पर इतना शक्तिशाली प्रहार किया था, तो उसमें केवल एक हल्की खरोंच ही आई थी, लेकिन अब यह राक्षस की छाती और पीठ पर लगा था। उसने बलपूर्वक राक्षस की असामान्य रक्षात्मक शक्ति को तोड़ दिया। छी! काले धुएं का एक बड़ा धब्बा आसमान में उठ गया, जिससे राक्षस की छाती पर चाकू का एक हड्डी जितना गहरा घाव रह गया। हिट! अयान का दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा क्यों था? सनशेन तकनीक न केवल मेरी ताकत बढ़ा सकती है, बल्कि यह मेरी पूर्वाभास को भी बढ़ा सकती है। इस समय आसपास के 200 राक्षसी लोमड़ियां सभी दिशाओं में भागने लगी क्योंकि वे सूर्य की शक्ति से डर गए थे। तुम जाना चाहते हो? अयान ने भौहें सिकोड़ी। अपनी वर्तमान गति और शक्ति के साथ वह अभी भी अधिकांश राक्षसी लोमड़ियों का पीछा कर सकता था। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह उनमें से एक को भी नहीं चुकेगा, खासकर तब जब यहाँ एक शक्तिशाली आधा मनुष्य और आधा राक्षस भी मौजूद था। ये सोचकर अयान को धन्य महसूस हुआ। उसने अपनी कृपाण जमीन में घोंप दी और अपने दोनों हाथों से प्रहार किया। थंडर किंग, थंडर ग्रुप फॉर्मेशन। ये पहली बार था जब अयान ने थंडर ग्रुप एरे का उपयोग किया था। यह संभव था कि यह सफल हो जाए, परंतु इसकी संभावना अधिक थी कि यह असफल हो जाए। ये पुनर्तः भाग्यशाली है। हालांकि इस दम घोंटने वाले मंत्रों के साथ मोहर बनाने की प्रक्रिया बेहद उलझन भरी थी। डेजावू की भावना के कारण वह यह भी अनुमान लगा सकता था कि वह कहाँ गलत था, और फिर उसे पहले ही बदलकर सही कर सकता था। अगले ही पल अयान को लगा कि उसकी लगभग आधी युआन क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल गई है। वह वास्तव में सफल हुआ। यहाँ तक कि अयान को भी यह विश्वास करना कठिन लगा कि यह पहली बार था जब उसने थंडर ग्रुप एरे को सफलतापूर्वक छोड़ा था। धमाका! आकाश से एक हाथ जितना मोटा वज्र गिरा, जो एक राक्षसी लोमड़ी पर सटीक प्रहार करके उसे राख में बदल दिया। जब पहली बार बिजली गिरी थी, तब से लेकर अब तक एक ही समय में लगभग 100 बिजली गिरी थी। वह केवल अंतहीन गड़गड़ाहट की आवाजें सुन सकता था, मानो वज्र देवता दहाड़ रहे हों और स्वर्गीय देवता क्रोधित हों। गड़गड़ाहट तूफान की तरह थी और समूह ने एक के बाद एक जमीन पर बमबारी की। पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गई और राक्षसी लोमड़ियां भागने में असमर्थ हो गईं, तथा गड़गड़ाहट से नष्ट हो जाने पर वे चीखने लगीं।
200 राक्षसी लोमड़ियों में से किसी को भी नहीं बख्शा गया। आधा मनुष्य और आधा दानव राक्षस पहले से ही अचंभित था। उसने पहले कभी किसी को स्वर्गीय बिजली को सक्रिय करने में सक्षम नहीं देखा था। तुम, राक्षस ने अयान की ओर इशारा किया और गड़गड़ाहट से गिरने से पहले अपने एक बेटे को थूक दिया। पलक झपकते ही 3 बिजली के बोल्ट राक्षस पर गिर पड़े। बिजली की यह श्रृंखला वास्तव में बिजली गिरने वाले समूह द्वारा छोड़ी गई थी, जिसमें सैकड़ों बिजली के हमले शामिल थे। हालांकि कितनी बिजली गिरेगी यह अयान पर निर्भर करता था। जब तक वह युआन क्यूई भेजना बंद कर देगा, बिजली की संरचनाओं का समूह भी उसके साथ गायब हो जाएगा। इस समय समूह बिजली सरणी लगभग 2 सेकंड के लिए जारी की गई थी और अयान के शरीर में 2/3 युआन क्यूई भी बह गई थी। क्या अद्भुत आभा है! अयान ने जल्दी से अपने समूह बिजली की व्यवस्था को रोका और खुद से सोचा, यदि वह इसे अधिक शक्तिशाली श्वेत ज्वाला बिजली के साथ छोड़े तो क्या इसकी शक्ति अत्यधिक आश्चर्यजनक नहीं होगी? मैं तुम्हें मार दूंगा। राक्षस का पूरा शरीर दर्द से ऐंठ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और उसकी पीठ पर मौजूद आखिरी 2 पूंछें भी एक साथ फट गईं। काली गैस की 2 किस्में 10 मीटर लंबी रस्सी में उलझ गईं, संघनित हो गईं और बादलों में ऊपर उठ गईं। इस समय अयान उज्ज्वल और चमकदार सूरज की रोशनी में लिपटा हुआ था और राक्षस एक काले राक्षसी आभा में लिपटा हुआ था। एक काला और एक सफेद सबसे मजबूत लड़ाई में प्रवेश करने वाले थे। चलो भी! अयान ने अपने हाथ में कृपाण पकड़ रखी थी और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह अपने शरीर के भीतर दहाड़ की शक्ति को महसूस कर सकता था, जिसने उसे निडर बना दिया। राक्षस बेतहाशा नाच रहे हैं, राक्षस चिल्लाया। उसका शरीर जोर से कांपने लगा। इस झटके के बाद उसके शरीर से भारी मात्रा में काली गैस निकली। काली गैस 3 मीटर लंबी काली लोमड़ियों में बदल गई। ये लोमड़ियां आत्मा की स्थिति में लग रही थीं। उनके शरीर का केवल अगला आधा भाग ही बचा था, जो एक एक करके हवा में नाच रहे थे और उड़ रहे थे। अधिकाधिक संख्या में काले लोमड़ियां इकट्ठी हो गईं और पलक झपकते ही उनकी संख्या 100 से अधिक हो गई। जाना! राक्षस के आदेश का पालन करते हुए सफेद धारीदार काली लोमड़ी अयान की ओर बढ़ी। ये राक्षसी लोमड़ियां बेतरतीब ढंग से ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं सभी दिशाओं में दौड़ती हुई आगे बढ़ीं। इसके अलावा उनकी दौड़ने की गति बहुत ही अव्यवस्थित थी, उनमें से एक भी सीधी रेखा में नहीं चल रहा था। ये दृश्य अत्यंत भयावह था। 100 से अधिक काली लोमड़ियों की तीखी चीखों से आकाश और पृथ्वी 100 भूतों की तरह चीखने लगे। अयान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। समूह आक्रमण कौशल के बिना भी वह सभी काले लोमड़ियों को तुरंत मार सकता था। चूंकि वह काले लोमड़ियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन्हें असहाय छोड़कर दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया। ये सोचते हुए अयान ने विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया, अपनी बाईं कोहनी को कृपाण के पीछे रखा और चिल्लाया, एजियो ड्रैगन, समुद्र में जाओ। सूर्य देव तकनीक ने न केवल अयान की युआन क्यूई विशेषताओं को अस्थायी रूप से बदल दिया, बल्कि उसे राक्षसी प्राणियों को नियंत्रित करने की अकल्पनीय क्षमता भी प्रदान की। साथ ही इसने अयान की ताकत को भी अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा दिया। यदि उसे इसकी सही गणना करनी होती तो यह अयान के अपने छोटे से क्षेत्र को बढ़ाने के बराबर होता, जो कि मूल रिटर्न के दूसरे स्तर तक पहुंचने के बराबर होता। एक था संयम, दूसरा था सुधार। इन दोनों के संयोजन ने अयान के एजियो ड्रैगन सागर अभियान को आश्चर्यजनक बना दिया। दिन की रोशनी अयान की पीठ पर पड़ी और अयान के हमले का पीछा करने लगी। दर्जनों काले लोमड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। क्योंकि अयान की विशाल कृपाण उनके सामने थी, कृपाण की रोशनी बहुत अधिक थी। सभी काले लोमड़ियां सबसे पहले कृपाण की रोशनी से टकराईं। तेज रोशनी ने क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिससे काली लोमड़ियां सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ गईं। काले लोमड़ियां दिन के उजाले की कृपाण की रोशनी से टकरा गईं, बुरी तरह चीखने लगीं और काले धुएं के गुच्छों में बदल गईं। अयान दुखी होकर चिल्लाया, अरे बेईमान राक्षस! आज तुम्हें उन निर्दोष लोगों के साथ दफना दिया जाएगा। खींचो! कृपाण! स्लैश! धमाका! जमीन से 10 मीटर तक दिन के उजाले की कृपाण जैसी रोशनी उठी। राक्षस भागने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। जैसे ही उसने अपनी कृपाण निकाली और वार करना शुरू किया, अयान का रूप सामने आ गया। वह तुरंत तेज कदमों से राक्षस के पीछे पहुंचा और उसने राक्षस को पीछे से गले लगा लिया। राक्षस अचंभित रह गया। आकाश में चमकती दिन की रोशनी का सामना करते हुए राक्षस पागलों की तरह चिल्लाया, तुम पागल हो? तुम सचमुच मेरे साथ मरना चाहते हो? आह 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 आह! सूर्य शिखर के शिष्य कभी मृत्यु से नहीं डरते। अयान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, चाहे राक्षस उसे कितनी भी जोर से खरोंचे, वह उसे नहीं छोड़ेगा, भले ही वह मर जाए। इस समय अयान को घेरे हुए सूर्य के प्रकाश के भयंकर स्तंभ और राक्षस को घेरे हुए काले गैस के स्तंभ आपस में मिल गए। काले और सफेद एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन सूर्य समय की सबसे तीव्र और सकारात्मक चीज थी। कौन सी दुष्ट आत्माएं इसका मुकाबला कर सकती हैं? बादलों की ओर बढ़ते राक्षसी क्यूई स्तंभ पर सूर्य के प्रकाश के स्तंभ द्वारा हिंसक हमला किया गया और उसे दबा दिया गया। काली क्यूई कमजोर और कमजोर होती गई, पतली और पतली होती गई। इस समय ड्राइंग सेबर स्लैश की कृपाण रोशनी आखिरकार आ गई थी। जब दिन के उजाले की कृपाण की रोशनी एक राक्षस से टकराई, जो अपनी शक्ति के रूप में राक्षसी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था,
तो उसने एक चींची ध्वनि निकाली, जैसे कि एक अग्निकृपाण बर्फ के टुकड़े को काट रहा हो। आह, मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। राक्षस ने अपनी अंतिम दयनीय चीख निकाली। अंततः अजय तलवार राक्षस की छाती में घुस गई, उसकी पसलियां काट दी, उसके अंगों को कुचल दिया तथा उसकी पीठ को छेद दिया। पूरा राक्षस आधा टुकड़ों में कटा हुआ था, लेकिन अगले ही पल वह अयान से टकराने वाला था। इकट्ठा करना। अयान ने भी अपनी जान और मौत को जोखिम में डालते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और रुकने के लिए चिल्लाया। 10 मीटर ऊंची डेलाइट सेबर भिनभिनाती हुई आवाज के साथ अयान की नाक की नोक पर मंडरा रही थी। अयान की नाक से खून की धार बह रही थी और उसकी ठुड्डी पर टपक रही थी। फुफ, अयान ने एक लंबी सांस छोड़ी और जल्दी से चकमा दे दिया। उसी समय उसने मन ही मन सोचा कि वह इतना करीब था कि उसे चाकू से काट दिया गया। नहीं, ये जल जाएगा। इससे पहले कि अयान अपनी सांस संभाल पाता, उसे एहसास हो गया कि सूर्य देव तकनीक बंद नहीं हो सकती। सूर्य की वह किरण हर समय उस पर चमकती रहती थी। यद्यपि उसने साधना तकनीक हटा ली थी और सूर्य का प्रकाश गायब हो गया था, फिर भी उसका शरीर प्रकाश से जल रहा था। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? जिन 2 बार मैंने साधना की, वे सभी अधूरी तकनीकें थीं। अयान कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर सूर्य की शक्ति द्वारा निगला जा रहा था। वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और अपने मालिक द्वारा दिए गए बर्फ के टुकड़े निगलने लगा। एक था थंडर के 9 परिवर्तन, जिसने स्वर्गीय थंडर मार्शल राजा को मार डाला, और दूसरा था सूर्य देव तकनीक, जिसने सूर्य शिखर के तीसरी पीढ़ी के पीक मास्टर को मार डाला। अयान को ऐसा महसूस हुआ कि वह मौत को दावत दे रहा है। वह हमेशा इन खेती विधियों को कैसे चुन सकता था? हालांकि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं था। भयंकर पीड़ा झेलने के बाद कोई अपनी पिछली दुश्मनी की रिपोर्ट कैसे कर सकता है, यदि यह ऐसी बात नहीं है जिसे करने का साहस आम लोग नहीं करते। बर्फ एक साफ धारा में बदल गई और अयान के शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे सूर्य के प्रकाश का खतरा धीरे धीरे समाप्त हो गया। झा, इस समय नन्हे पक्षी ने अचानक आकाश में चीख मारी। अयान ने अचानक पलटकर देखा कि राक्षस का शरीर अभी भी जमीन पर पड़ा था। हालांकि पूर्व में खंडहरों में एक ताड़ के आकार का काले रंग का छोटा लोमड़ी घबराहट में भाग रहा था। छोटी लोमड़ी की गति बहुत तेज थी, बिना डोरी के तीर की तरह। क्या वास्तव में भागने का कोई और रास्ता है? अयान को बस यही लगा कि यह परेशानी वाली बात है। इस शापित राक्षस के पास सचमुच अनगिनत तरीके थे। तुम भागना चाहते हो? क्या तुम भाग सकते हो? अयान ने दांत पीस लिए और जल्दी से अपने दोनों हाथों से मुहर बना ली। थंडर किंग स्पैरो सील। छोटा पक्षी नीचे कूदा और तरबूज के आकार के एक बिजली पक्षी में परिवर्तित हो गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका पीछा किया। छोटी काली लोमड़ी घनी झाड़ियों में बहुत तेजी से आगे पीछे दौड़ रही थी। छोटा पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा था और इसी तरह वह भी अत्यंत संवेदनशील था, क्योंकि वह पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, पूरे रास्ते उनका पीछा कर रहा था। वह गेल स्पैरो था। इससे अधिक भागने और पीछा करने में और क्या कुशल हो सकता है? छोटी चिड़िया प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाई। उसके शरीर पर बिजली चमकी और 2 सांसों में ही वह छोटी काली लोमड़ी तक पहुंच गया। नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी लोमड़ी सचमुच डर गई और अपने दिल की गहराइयों से चिल्ला उठी। पू! छोटे पक्षी ने अपनी लंबी पूंछ खींची और काली लोमड़ी को चीर डाला। काली लोमड़ी की चीख का आखिरी आधा हिस्सा उसके शरीर की तरह हवा के साथ चल रहा था। पा! छोटी चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी चोंच में एक छोटी सी अंगूठी लेकर अयान के कंधे पर वापस आकर खड़ी हो गई। ठीक है, छोटी गौरैया। अयान ने छोटी चिड़िया के माथे को उंगली से रगड़ते हुए कहा, इस बार किंग स्पैरो सील पहले से बहुत बड़ा है। अतीत में जब यह छोटा पक्षी राजा थंडरबर्ड में परिवर्तित हुआ था, तब इसका आकार केवल मुट्ठी के बराबर था। अब यह तरबूज के आकार का था। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अयान ने मौसम को युआन क्यूई में बदल दिया था। ये है एक भंडारण अंगूठी। अयान ने बड़ी मुश्किल से उस छोटी चिड़िया के मुंह से अंगूठी निकाली। एक नज़र में यह एक इंटरमीडिएट स्टोरेज रिंग था। अयान ने भंडारण रिंग खोला और अंदर का सारा सामान जमीन पर उड़ेल दिया। तीसरे दर्जे की जहरीली सांप घास, तीसरे दर्जे की लाश बदलने की गोली, चौथे दर्जे की आत्मा उधार लेने वाली घास, चौथे दर्जे की जीवन का पीछा करने वाली घास। वे सभी जहरीली हैं। अयान ने भौहें सिकोड़ी। राक्षस का भंडारण चक्र भयावह और क्रूर चीजों से भरा हुआ था। इसमें एक भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि राक्षस लोगों को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ था। यह क्या है? अयान को जहरीली जड़ी बूटियों और जहरीली गोलियों के एक बड़े ढेर से एक अलग चीज मिली। ऐसा प्रतीत होता है शैतान सागर टोकन। अयान को बहुत आश्चर्य हुआ। अयान ने इस तरह की बात सुनी थी, लेकिन उसने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए वह केवल संदेह ही कर सकता था और इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन महाद्वीप पर राक्षसों का एक भटकता हुआ समुद्र था। शैतान सागर कभी एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। कई शक्तिशाली योद्धाओं ने इसके अंदर लड़ाई लड़ी थी और ऐसा कहा जाता था कि इसके अंदर काफी प्राचीन खजाने थे। हालांकि बहुत कम लोग थे जो सटीक विवरण जानते थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल एक मार्शल कलाकार के पास शैतान सागर टोकन होने के बाद ही वे दानव सागर का स्थान ढूंढ पाएंगे। शैतान सागर किसी भी क्षेत्र में अचानक प्रकट हो जाता था और हर बार जब वह प्रकट होता था तो स्थान अलग होता था, जिससे उसका पता लगाना कठिन हो जाता था। जहां तक शैतान सागर टोकन की बात है तो इसका उद्देश्य न केवल आशीष दीवान के मानचित्र की खोज करना था, बल्कि दानव सागर में प्रवेश करने की कुंजी भी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह राक्षस वास्तव में अपने साथ एक शैतान सागर टोकन ले जाएगा। यह मेरे लिए सचमुच सस्ता है। अपने पिछले जन्म में अयान ने भी शैतान सागर की खोज की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। 2 बार खोजने के बाद भी जब उसे वह नहीं मिला तो उसने हार मान ली। प्रथम, यद्यपि शैतान सागर एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था, तथापि पीछे छोड़े गए खजाने अत्यंत उच्च साधना आधार वाले लोगों के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं थे। दूसरे, शैतान सागर ने भी उस किंवदंती की पुष्टि की। डेविल सी टोकन के बिना डेविल सी का स्थान ढूंढना असंभव था। इस बार अयान इतना भाग्यशाली था कि उसे डेविल सी टोकन प्राप्त हुआ और उसका दिल धड़कने लगा। भले ही अंदर के खजाने उच्च क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पक्षधर नहीं थे, कम से कम मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों और यहां तक कि स्वर्गीय मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए उन्हें सर्वोच्च खजाने माना जाता था। विशेषकर जब उसे शैतान सागर मिला तो वह अपनी इच्छा पूरी करने में सक्षम हो गया। वह देखना चाहता था कि अंदर वास्तव में क्या हो रहा है। हालांकि अयान ने डेविल सी टोकन को बार बार जांचा और इसे देखने के लिए अपनी बिजली की दृष्टि का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वह इसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं खोज सका। शायद अभी समय नहीं आया है। अयान ने सिर हिलाया और डेविल सी टोकन को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। जहां तक राक्षस द्वारा छोड़ी गई जहरीली जड़ी बूटी की गोलियों का सवाल है, अयान ने मूल रूप से उन्हें सीधे नष्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें संप्रदाय में वापस लाना बेहतर समझा। सूर्य चंद्र संप्रदाय में ऋण विनिमय तंत्र था, अर्थात संप्रदाय के अनुयायी सूर्य चंद्र संप्रदाय की सूची को भरने के लिए मूल्यवान आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक गोलियों की पेशकश कर सकते थे और संबंधित क्रेडिट पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे। ये सोचकर अयान ने सारी जहरीली जड़ी बूटियां और गोलियां दूर रख दी। इसके बाद उन्होंने एजोर क्लाउड संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्यों को बचाया। वे शिष्य अभी भी बहुत कमजोर थे और साफ साफ बोल भी नहीं पाते थे। अयान ने अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके उन सभी को जमीन से 2 मीटर दूर खींच लिया और तुरंत वहां से चला गया। अपने नाइट ब्लेडेड तेंदुए को खोजने के बाद वह अपने घोड़े पर सवार होकर फॉलन मून सिटी की ओर चल पड़ा। जब अयान रामनगर कस्बे से गुजरा तो उसने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। रामनगर कस्बे के ऊपर अनगिनत पीड़ादायक आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं और वे आकाश में उड़ रही थीं। ये देखकर अयान ने गंभीरता से कहा, आपकी जान न बचा पाने के लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं केवल इतना कर सकता हूं कि तुम्हें मुक्त कर दूं। यह अज्ञात था कि उन आत्माओं ने अयान के शब्द सुने थे या अयान को महसूस किया था। अचानक आकाश में आत्माएं रुक गईं और अयान की ओर देखने लगीं। इस समय अनगिनत आत्माएं अयान की दिशा में हवा में रेंग रही थीं। जाना, अयान ने हाथ हिलाया। तभी अनगिनत आत्माएं आकाश में वापस तैरने लगीं। प्रांत की राजधानी लौटने के बाद अयान ने स्थिति की सच्चाई बताई। रोहित ने तुरंत प्रांत के स्वामी को आदेश दिया कि वे 1 लाख सैनिक एकत्र करें और चिरनिद्रा वन में प्रवेश करें। इस समय चिरनिद्रा वन में वातावरण अत्यंत गंभीर था। एक के बाद एक सैनिक धीरे धीरे रामनगर कस्बे के उन नागरिकों की लाशों को पेड़ के तने से बाहर खींचने लगे जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। हर सैनिक का दिल अतुलनीय रूप से भारी था। लाश खोदने की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी व्यक्ति नहीं बोला। प्राचीन वृक्ष के खुले स्थान पर रोहित ने गंभीरतापूर्वक अपना सैन्य हेलमेट कोट उतारा और असंख्य लाशों के सामने घुटने टेक दिए। रोहित ने अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती पर जोरदार मुक्का मारा और कहा, चंद्र महाद्वीप की सेना के कमांडर के रूप में मैं आप सभी की रक्षा करने में विफल रहा। यह मेरी लापरवाही थी। रोहित, रामनगर कस्बे के बुजुर्गों से माफी मांगो। इस दौरान रोहित जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह काफी देर तक उसे उठा नहीं सका। वह अपना माथा जमीन पर टिकाकर खड़ा हो गया और अब वह रो नहीं सका। हर सैनिक की आंखें लाल थीं। जब उन्होंने बच्चे को उसकी मां की गोद से निकालना चाहा तो उन्होंने पाया कि मां ने उसे इतनी कसकर पकड़े हुए थी कि जब तक उनकी बाहें नहीं तोड़ दी जाती वे ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें एक साथ दफना दिया जाए। अयान ने सिपाही की बांह थपथपाई। सिपाही चुप रहा और उसने अपना दाहिना हाथ नीचे कर दिया, जो मां और बेटे को अलग करने की कोशिश कर रहा था। जनरल सन, अयान रोहित को सांत्वना देने गया और बोला, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये वास्तव में वह राक्षस है जो बहुत चालाक है। अपने आप को ज्यादा दोष मत दो। मैं अपने आप को दोष नहीं दे सकता। रोहित उछल पड़ा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। देखो कितने मासूम लोग हैं। इतने सारे बच्चों को देखो जिन्होंने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं। वे चिरनिद्रा वन में इतनी बुरी तरह मरे कि अब वे घर भी नहीं लौट सकते। मैं क्या बकवास हूँ। एक गैरिसन जनरल के रूप में मुझे नृत्यपुर प्रांत के बुजुर्गों का सामना किस मुंह से करना है। मैं क्या हूँ, एक बेकार कूड़ा कचरा। रोहित के आंसू उसके गालों पर बहने लगे और वह पूरी ताकत से दहाड़ने लगा।
अयान ने गहरी सांस ली और कहा, सैनिक देश को सुरक्षित रखने, विदेशी दुश्मनों का प्रतिरोध करने और डॉन के लोगों को विदेशी जातियों द्वारा कत्लेआम से बचाने के लिए जिम्मेदार है। निस्संदेह, विश्व का उत्थान और पतन एक साझा जिम्मेदारी है। यद्यपि मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय का अनुयायी हूँ, मैं धीरज साम्राज्य का एक मार्शल कलाकार भी हूँ। मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है। अगर मैं माफी मांगता हूँ तो मुझे आपसे ज्यादा खुद को दोषी मानना चाहिए। 90,000 से अधिक शवों को रामनगर टाउन वापस लाया गया और प्रांत ने उनके लिए एक भव्य और औपचारिक अंतिम संस्कार आयोजित करने की पहल की। फॉलन मून सिटी के लोगों सहित आसपास के शहरों से कई लोग आए। सभी ने अपने कपड़े और टोपियां उतार दी और मृतकों की कब्रगाह को प्रणाम किया। रोहित ने कई बार नियंत्रण खो दिया। उसने एक सैनिक को लात मारी और उसके हाथ से फावड़ा छीन लिया। मैं कर देता हूँ, मैं उन्हें खुद दफनाना चाहता हूँ, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग मर गए हैं। एक सैनिक, विशेषकर एक सैन्य जनरल के रूप में, रोहित को दृढ़ हृदय और गंभीर भाव बनाए रखना चाहिए। उसे जीवन और मृत्यु से विचलित नहीं होना चाहिए तथा अपने अधीनस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि इस समय किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि रोहित ने अपना संयम खो दिया है। सैनिक ऐसे ही थे। वे युद्ध के मैदान में अपना सिर पटक सकते थे और गर्म खून छिड़क सकते थे। वे अपनी मातृभूमि की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान कर सकते थे और यहाँ तक कि अपनी तलवारों और खगों के आगमन पर भी बिना किसी परेशानी के ऐसा कर सकते थे। हालांकि जब इन मजबूत हड्डियों वाले सैनिकों को अपने गृहनगर के बुजुर्गों की दुखद मौत का सामना करना पड़ा, तो वे उनके दिल के सबसे कोमल हिस्से को छूने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने इन लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए और अपनी मातृभूमि छोड़ दी। कब्रिस्तान की खुदाई में शामिल होते समय अयान का दिल भी भारी था। जहां तक एजोर क्लाउड संप्रदाय के लगभग 30 अभिमानी और दबंग शिष्यों का प्रश्न है, वे सभी अपना अहंकार त्याग कर चुपचाप इसमें शामिल हो गए। जीवन की राह पर चलते हुए हर किसी की मनोदशा एक जैसी होती है। 3 दिन बाद सभी लोग रामनगर टाउन के कब्रिस्तान में गए और पुष्पांजलि अर्पित की। बड़े भाई अयान, पहले हमारी गलती थी। मुझे आपके लिए सचमुच खेद है। एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने अंततः आगे आने से पहले कुछ समय तक हिचकिचाहट महसूस की। शिवांश ने अत्यंत अपराध बोध के साथ कहा, हमने आपको 3 बार उकसाया, लेकिन आप हमारी पिछली शिकायतों के बावजूद हमें बचाने में सफल रहे। हम वास्तव में, मैं नहीं जानता कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। हाँ, अयन मेघ संप्रदाय की महिला शिष्या भी वहां पहुंची और अयान से कहा, हम ही थे जो तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए जल्दबाजी में चिरनिद्रा वन में पहुंचे थे। हम चाहते थे कि आप बिना पर्याप्त तैयारी के प्रवेश करें और हम उस राक्षस के साथ जीवन मरण की लड़ाई में उलझ गए। अगर ठीक है, अयान ने मुस्कुराते हुए उनकी बात बीच में रोकी और कहा, आपको खुद को ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है। असल में तुम भी बुरे नहीं हो, तुम बस दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। युवा लोग ऐसे ही होते हैं, बशर्ते आप अगली बार अधिक सतर्क और उदार रहें। बड़े भाई अयान, चिंता मत करो, शिवांश ने कहा, जब हम एजोर क्लाउड सेक्ट में वापस आएंगे तो हम निश्चित रूप से आपके कार्यों की सच्चाई से रिपोर्ट करेंगे। हमारा नीला मेघ संप्रदाय आपके प्रति ऋणी है, साथ ही सूर्य चंद्र संप्रदाय के प्रति भी कृतज्ञता का ऋण है। इससे पहले चिरनिद्रा वन में राक्षस ने अयान की पहचान का अनुमान लगा लिया था और प्राचीन वृक्ष में रहने वाले एजोर क्लाउड संप्रदाय के सभी शिष्यों ने इसके बारे में सुना था। अयान, रोहित द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वह भी अयान के पास आ गया। उन्होंने अयान के कंधे पर जोर से थपथपाया और कहा, अच्छा काम। यदि आप न होते तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कितनी गलतियां की होती। हम, सेटिंग मून सिटी के सैनिकों ने ऐसा नहीं किया, आपने हमें ऐसा करने में मदद की। सुनना, पीना। हजारों सैनिक एक साथ खड़े हो गए और अपनी दाहिनी मुट्ठियां छाती पर मार लीं। रोहित चिल्लाया, धन्यवाद हमारे हीरो अयान। हजारों सैनिकों ने अयान को सलामी दी। रोहित ने कहा, अयान, हमारा नृत्यपुर प्रांत हमेशा एक मित्र के रूप में आपका स्वागत करेगा। यदि भविष्य में आप मेरे रोहित की जगह का उपयोग कर सके तो बताएं। हमारा नृत्यपुर गैरिसन निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। हर सैनिक अयान को गौर से देख रहा था। उन्होंने अयान की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, लेकिन उससे भी अधिक उन्होंने अयान के साहस की प्रशंसा की। चिरनिद्रा वन और राक्षसों के बीच निर्णायक युद्ध के बाद अयान द्वारा छोड़ा गया क्षत विक्षत युद्ध क्षेत्र ये दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि युद्ध कितना क्रूर और दुखद था। जनरल सन, बहुत विनम्र मत बनो, अयान ने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे यही करना चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने संप्रदाय के मिशन को स्वीकार कर लिया था। यह मेरा कर्तव्य है। मिशन की बात करें तो, रोहित ने गंभीरतापूर्वक कहा, इस मिशन की कठिनाई हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक है। जब हमने मदद के लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय की ओर रुख किया तो रामनगर कस्बे के 90,000 निवासी गायब नहीं हुए थे। इसलिए इस मिशन का स्तर और कठिनाई कुछ हद तक अस्वीकार्य है। मैं सच्चाई से सूर्य चंद्र संप्रदाय को रिपोर्ट करूंगा और उच्च मिशन स्तर के लिए आवेदन करूंगा। आप जितना देते हैं उतना ही पाने के हकदार हैं। आपने ये जीत लिया है। यदि ऐसा है तो धन्यवाद जनरल। अयान ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और रोहित की ओर हाथ बढ़ाया।
आप कुछ दिन और रुकें और हमें मकान मालिक के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने दें। रोहित ने अयान से रुकने का आग्रह करते हुए कहा, मेरे भाई भी ऐसा ही सोचते होंगे। इस समय कई सैनिकों ने कहा, हाँ अयान, कुछ दिन और रुक जाओ। एक अन्य सैनिक दौड़कर आया और अयान का हाथ पकड़ लिया। मेरा जन्म रामनगर कस्बे में हुआ था। तुम्हारे बिना मेरे माता पिता और भाइयों की लाशें भी नहीं मिलती। वे शांति से मरेंगे। अयान पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन इस समय वह असहाय था और केवल सहमति में सिर हिला सकता था। एज और क्लाउड संप्रदाय के शिष्य भी पीछे रह गए। उस रात सभी लोग फॉलन मून सिटी से निकलकर शहर के बाहर सैन्य अड्डे पर पहुंचे। सभी लोग गोल गोल बैठ गए, बातें करने लगे, हंसने लगे, बड़े बड़े कटोरे में शराब पीने लगे और बड़े बड़े टुकड़ों में मांस खाने लगे। जब अयान जीव खर्राटों वाले क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने भी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें भाई कहा। तभी उनमें से एक ने खड़े होकर अपने गृहनगर का गीत गाया। हजारों लोगों ने एक स्वर में जयकारा लगाया। ये गीत वीरतापूर्ण तो नहीं था, लेकिन मधुर और सुनने में सुखद था। यह मातृभूमि की भावना और अपने परिवारों के लिए तड़प से भरा हुआ था। कैंप फायर जल रहा था और उसकी थोड़ी सी लपटें रात के आकाश में फैल रही थीं, जो धीरे धीरे आकाश में फैल रही थीं। शायद उसे अपना स्थान याद आता था, शायद उसे अपना जंगल याद आता था। 2 दिन बाद अयान ने फॉलन मून सिटी को अलविदा कहा और सन मून सेक्ट में वापस लौटने के लिए ग्रिफिन पर चढ़ गया। जब अयान मिशन का भुगतान करने के लिए क्रेडिट हॉल में गया तो उसे पूरे 400 क्रेडिट का इनाम मिला। अयान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि उसके मिशन का स्तर बढ़ेगा, लेकिन उसे इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। स्टाफ सदस्य ने कहा, आपकी खोज को प्रथम श्रेणी विशेष कौशल से द्वितीय श्रेणी विशेष कौशल में अपग्रेड कर दिया गया है, इसलिए आपको 100 क्रेडिट का पुरस्कार दिया जाएगा। अयान ने कहा, बाकी 300 अंकों का क्या हुआ? स्टाफ सदस्य ने गंभीरता से कहा, आपका मिशन स्वयं मिशन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपने न केवल रामनगर कस्बे के लोगों की लाशें बरामद की हैं, बल्कि अन्य कस्बों के लोगों को भी अपने सामने कष्ट सहने पर मजबूर किया है। ये 300 बिंदु नृत्यपुर सिटी मिलिट्री द्वारा सीधे वीरगढ़ को लिखे गए थे और वीरगढ़ ने व्यक्तिगत रूप से फाइलें सौंपी थीं, जिन्हें सेना द्वारा विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया था। वीरगढ़ धीरज साम्राज्य की राजधानी थी। वीरगढ़ को पत्र। अयान ने कमर का टोकन लिया जो 400 क्रेडिट से भरा हुआ था, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में प्रतिक्रिया नहीं कर सका। हालांकि स्टाफ सदस्य ने कहा, हालांकि मिशन का स्तर बढ़ गया है, लेकिन आपकी अपनी टीम अभी भी पहले स्तर पर है, इसलिए इनाम दूसरे स्तर पर है। वास्तव में इसकी गणना प्रथम स्तर के योगदान के अनुसार की जाती है। यदि आप मिशन पूरा भी कर लें तो भी आप इसे 2 बार कर सकते हैं। अपने पिछले 2 प्रथम श्रेणी विशेष मिशनों के अलावा आपने पहले ही 4 प्रथम श्रेणी विशेष मिशन पूरे कर लिए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप अपनी टीम को द्वितीय श्रेणी में अपग्रेड करना चाहते हैं? बढ़ोतरी। अयान ने जोर देकर कहा कि बेशक वह सुधार करना चाहता था। एक द्वितीय श्रेणी की टीम द्वितीय श्रेणी के मिशन को पूरा करने में सक्षम होगी। यहां तक कि सबसे निम्न द्वितीय श्रेणी के शुरुआती मिशन में भी 60 क्रेडिट थे, जो कि प्रथम श्रेणी के विशेष मिशन से भी अधिक था। ठीक है, स्टाफ सदस्य ने सिर हिलाया। चूंकि आप इस बार एक ही मिशन पर हैं, इसलिए 2 पुरस्कारों के आधार पर ईगल रैंकिंग में आपकी रैंकिंग न केवल 50 बल्कि 100 बढ़ जाएगी। इस समय पहले से ही ईगल रैंकिंग अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने रैंकिंग को फिर से लिखा था। सन्स 400वें स्थान से 300वें स्थान पर पहुंच गया। अयान जिया ने अवचेतन रूप से अन्य टीमों पर नजर डाली और पाया कि एली स्क्वाड वर्तमान में 401वें स्थान पर था, महेंद्र 402 था, हर्ष की टीम 403 थी और आध्या की टीम 404 थी। आप बहुत तेजी से मेरा पीछा कर रहे हैं। अयान अवाक रह गया। पिछली बार ये टीमें उनसे पूरे 50 स्थान पीछे रह गई थीं, लेकिन इस बार वे लगभग उनके बराबर आ गईं। बहुत डरावना। जब क्रेडिट हॉल के अन्य शिष्यों ने सूर्यों की रैंकिंग देखी तो वे सभी चिंता में चिल्ला उठे। क्या ये स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा है? सन्स की रैंकिंग में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। क्या ये संभव है कि उसके पास सचमुच शीर्ष 3 में पहुंचने का मौका हो? हे भगवान, सूर्य शिखर उदय होने वाला है। सौभाग्य से इस समय क्रेडिट हॉल में अधिक लोग नहीं थे और अधिक शिष्य अभी भी बाहर मिशन पर थे। अन्यथा ये निश्चित रूप से और भी अधिक बेचैनी पैदा करेगा। वैसे मुझे अभी भी कुछ खजाने पेश करने हैं। अयान ने अपने द्वारा एकत्रित की गई जहर की गोलियां सौंप दी। यहां तक कि अगर कर्मचारी मूल्य का अनुमान लगाने के लिए आए भी तो वे जहरीले खरपतवारों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये बातें सचमुच बहुत भयावह हैं। यदि वे बाहरी दुनिया के संपर्क में आ जाएं तो ये कहना कठिन है कि वे कितनी बड़ी आपदा उत्पन्न करेंगे। सौभाग्य से आप उन्हें वापस ले आए। जब मूल्यांकनकर्ता ने परिसमापन पूरा कर लिया तो उसने अयान से कहा, जब अनुमान पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें 150 क्रेडिट का इनाम दे सकता हूं। अयान ने तुरंत ही इनाम स्वीकार कर लिया। इस समय उसके पास पहले से ही कुल 550 क्रेडिट थे। हालांकि खजाने की पेशकश के बारे में एक बात थी। अयान ने इस बार बहुत सारी जहरीली जड़ी बूटियां और जहरीली गोलियां देने की पेशकश की थी, लेकिन उसे केवल 150 क्रेडिट ही मिले।
एक अन्य उदाहरण ये था कि जब अयान ने एक मूल परिवर्तन गोली को परिष्कृत किया तो उसे अपने मिशन के आधार पर 50 अंक मिले। हालांकि अगर वह खजाने के रूप में मूल परिवर्तन की गोली पेश करता तो उसे केवल 50% ही मिलता। हालांकि यदि वह मूल परिवर्तन की गोली खरीदना चाहता था तो उसे 500 क्रेडिट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का नियम बड़े कुलीन परिवारों के शिष्यों को उपहार के रूप में बड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त करने से रोकने के लिए था, जिससे संतुलन बिगड़ जाता था। साथ ही खजाने की पेशकश से केवल क्रेडिट अर्जित किया जा सकता था और योगदान दर में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में, कोई चाहे कितने भी खजाने की पेशकश करे, इससे टीम की रैंकिंग या ईगल रैंकिंग की रैंकिंग नहीं बढ़ सकती। 550 अंक, ये पहले से ही पर्याप्त है। अयान अपनी हंसी रोक नहीं सका। अयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत स्वर्गीय रहस्य हॉल की ओर दौड़ लगा दी। लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर उन्हें लाइटनिंग रेसिस्टेंट मिक्स्ड प्रिस्क्रिप्शन मिला। जब उन्हें वह स्टाफ सदस्य मिला जो पुस्तकें खरीदना चाहता था तो उन्हें पता चला कि पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पर स्थित पुस्तकों को संबंधित टीम स्तर पर, अर्थात दूसरे स्तर पर खरीदना होगा। अयान ने मन ही मन सोचा कि वह भाग्यशाली है। सौभाग्यवश उन्हें द्वितीय श्रेणी टीम में पदोन्नत कर दिया गया, अन्यथा वह केवल उसे देख पाएगा और उसके बदले में कुछ पाने का पात्र नहीं होगा। चाहे वह तियांजी हॉल हो या युद्ध देवता मंदिर, अधिकांश पुस्तकें और सामग्री पढ़ी जा सकती थी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए एक निश्चित योग्यता की आवश्यकता होती थी। हालांकि यह हॉक पैलेस स्तर तक ही सीमित था। दूसरे शब्दों में, चाहे अयान एक टीम हो या न हो, वह स्वर्गीय रहस्य महल और युद्ध देवता महल की पहली 2 मंजिलों में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। हालांकि अगर वह तीसरी और चौथी मंजिल पर जाना चाहता था तो उसे टाइगर पैलेस में प्रवेश करना होगा। इसके अलावा क्रेडिट हॉल और टाइगर पैलेस में प्रवेश करने से पहले उसे अपनी टीम को तीसरे स्तर तक अपग्रेड करना होगा। भले ही अयान ने बिजली प्रतिरोधी मिश्रित नुस्खा के लिए आदान प्रदान किया था, इस समय उन्होंने अगला मिशन स्वीकार नहीं किया था। ये लंबे समय तक चलने वाला काम था। बिजली प्रतिरोधी मिश्रित फॉर्मूले में निश्चित रूप से कई स्वर्गीय खजाने प्रदर्शित होंगे। उस समय अयान इन खजानों की उत्पत्ति के अनुसार संबंधित क्षेत्रों में मिशनों को स्वीकार कर सकता था। वह ऐसा करने के लिए अपने साथ मिशन ट्रेजर सीकिंग 1 को भी ला सकते हैं। पृथ्वी उजाड़ लकड़ी, किंगलिंग पाउडर। अयान को तब सिर दर्द होने लगा जब उसने थंडर रेसिस्टिंग मिक्स्ड प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मूला देखा। इन दोनों वस्तुओं को ढूंढना बहुत कठिन था। पृथ्वी उजाड़ लकड़ी एक दुर्लभ प्रकार की लकड़ी थी। इसके खजाने का स्तर युद्ध तकनीक और हथियारों के समान ही था। यह नश्वर, आत्मा, पृथ्वी, स्वर्ग, गहन, दाव और ईश्वर था। जहां तक इस पृथ्वी उजाड़ लकड़ी का सवाल है, यह एक पृथ्वी ग्रेड मध्यवर्ती ग्रेड सर्वोच्च खजाना था और एक कलाकृति शोधन सर्वोच्च खजाना भी था। इसे ढूंढना सचमुच कठिन था। जहां तक किंगलिंग पाउडर की बात है, यह एक प्रकार का आध्यात्मिक जल था और यह एक पृथ्वी ग्रेड मध्यवर्ती ग्रेड सर्वोच्च खजाना भी था। इसका उपयोग आमतौर पर टियर 4 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था और इसे ढूंढना भी उतना ही कठिन था। इन 2 मध्यम श्रेणी के पृथ्वी श्रेणी के खजानों के अलावा बाकी सभी तृतीय श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियां थीं जिन्हें बाजार से खरीदा जा सकता था। लेकिन उजाड़ जंगल और स्पष्ट आत्मा कहाँ हैं? अयान ने अपनी कनपटियां रगड़ी। वह अभी भी ड्रैगन महाद्वीप के स्थान से अपरिचित था। चलो वापस चलें और पहले मास्टर से पूछें, शायद वह जानती हो। अयान उत्साहित होकर सूर्य शिखर पर लौटा और सूर्य देव तकनीक के परिणाम के बारे में पूछा। वह हर बार इसका प्रयोग नहीं कर सकता था, उसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। सन पीक हमेशा की तरह अभी भी सुंदर और शांत था। अयान ने मास्टर को पुकारा, लेकिन उसे आईवी की परछाई नहीं दिखी। पहले जब भी वह चिल्लाता था तो आईवी प्रकट हो जाती थी, लेकिन इस बार यह थोड़ा असामान्य था। क्या ये हो सकता है कि मास्टर बाहर गए हों? अयान अजीब तरीके से सूर्य महल में चला गया और उस इमारत के गुंबद की मरम्मत करने चला गया जिसमें वह खेती कर रहा था। जब वह इमारत के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह अफरा तफरी में पड़ गया। आईवी इमारत के अंदर पैर मोड़कर बैठी थी, सूरज की हल्की किरणें उसके शरीर पर पड़ रही थीं। हालांकि उसकी हालत बेहद भयानक थी। आईवी का चेहरा कागज की तरह सफेद था, लेकिन उसके होंठ बैंगनी लाल थे। उसके पूरे शरीर से हल्की गुलाबी धुंध की लपटें निकल रही थीं। हे भगवान, मास्टर को प्रतिक्रिया ने निगल लिया है। अयान आगे बढ़ा। एवी को जो प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी वह अयान के समान नहीं थी, बल्कि अयान से भी अधिक गंभीर थी। गुलाबी धुंध स्पष्ट रूप से आईवी के रक्त के सूर्य की शक्ति से वाष्पित होने का संकेत था। मास्टर जी, आपको क्या हो गया है? अयान अचानक एवी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह घबरा गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटाई। आईवी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां भी चमकदार काले रंग से हल्के भूरे रंग में बदल गई थीं। सूर्य देव तकनीक में कुछ गड़बड़ हो गई। सूर्य ऊर्जा की एक किरण है जो मेरी मध्याह्न रेखाओं में फैल नहीं सकती। जब आईवी ने ये शब्द कहे तो वह बहुत क्रोधित थी। अयान ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और अपनी बिजली जैसी फोटोइलेक्ट्रिक आंखों का इस्तेमाल किया। उसने एक शक्तिशाली सफेद रोशनी को आईवी के शरीर से टकराते देखा। सौभाग्य से आईवी दिव्य मार्शल स्टेज विशेषज्ञ थी।
अन्यथा वह बहुत पहले ही आत्मविनाश कर चुकी होती। मैं अब एल्डर्स हॉल जा रहा हूँ, अयान ने उत्सुकता से कहा। अयान भागने ही वाला था कि एवी ने चिल्लाकर उसे रोक लिया। रुकना, मालिक, मैं आपकी मदद के लिए बड़ों को ढूंढने जा रहा हूँ, अयान ने उत्सुकता से कहा। आईवी ने कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वे मुझ पर हंस रहे हैं, सनपीक? वे पर्याप्त नहीं हंस रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अयान ने जल्दी से पूछा। मुझे महल के पीछे वाले तालाब में भेज दो, आईवी ने कमजोरी से कहा। इस समय उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था और उसके चेहरे पर कुछ हल्के भूरे धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। अयान ने बिना एक और शब्द कहे अपने गुरु और शिष्य की श्रेष्ठता और हीनता को नजरअंदाज कर दिया। उसने आईवी को उठाया और तेजी से सन पैलेस के पीछे बांस के जंगल में भाग गया। वहां साफ पानी का एक तालाब था, इसलिए अयान ने अपने मालिक को तालाब में डाल दिया। आईवी के मार्गदर्शन में उन्होंने तालाब के किनारे के 4 विशाल पत्थरों को पलट दिया। परिणामस्वरूप 4 प्रकार के आध्यात्मिक जल को 4 अलग अलग दिशाओं से तालाब में डाला गया, हरा, लाल, सफेद और हरा। आईवी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में बची हुई सूर्य ऊर्जा को फैलाने का तरीका सोचने लगी। अयान चिंतित होकर एक तरफ खड़ा था, लेकिन वह मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। लगभग 1 घंटे बाद आईवी के चेहरे पर थोड़ा सुधार हुआ। यद्यपि यह अभी भी पीला था, लेकिन हल्के भूरे रंग के धब्बे गायब हो गए थे। अयान ने अंततः राहत की सांस ली। उनके लिए यह घंटा 1 साल से भी अधिक लंबा था। लेकिन तभी अचानक आईवी कांप उठी। उसके चेहरे पर जो पीला भूरा निशान गायब हो गया था, वह फिर से उभर आया और यह पहले से भी अधिक गंभीर था। अयान को झटका लगा और उसने एक बार फिर अपनी लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई का इस्तेमाल करके एवी की हालत देखी। आईवी ने सौर ऊर्जा के उस रेशे को पहले ही बिखेर दिया था, केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पीछे रह गया था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से यह भाग विक्षिप्त अवस्था में आ गया था। बिजली की तरह यह आईवी के शरीर में घुस गया। क्योंकि आईवी को बहुत लंबे समय तक निगला गया था, उसकी मेरिडियन पहले ही सूख चुकी थी और अब उसके पास सूर्य की शक्ति के अंतिम निशान को फैलाने की क्षमता नहीं थी। मालिक, अयान चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं है। मुझे मदद के लिए एल्डर्स हॉल जाना होगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। आईवी इतनी कमजोर थी कि उसने कहा, तुम मेरी शिष्या नहीं हो। अयान, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं उन्हें यह नहीं बता सकता कि मुझे सूर्य देव तकनीक से मारा गया। यदि तुम अब भी मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे सूर्य चंद्र संप्रदाय से बाहर ले आओ और मुझे बाहर मरने दो, फिर मुझे लापता समझो। इसके अलावा एक बार जब मैं मर जाऊंगा तो तुम अब सूर्य देव तकनीक का अभ्यास न करें। भावनाओं की बात करें तो कठोर आईवी की आंखों में वास्तव में 2 चमकदार और पारदर्शी आंसू थे। मालिक, अयान दर्द से दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगा। मुझे केवल मैं ही सूर्य देव तकनीक जानता हूं और केवल मैं ही मास्टर को बचा सकता हूं। अयान ने बिजली का ताबीज हवा में फेंक दिया, फिर पानी में कूद गया, आईवी को गले लगाया और उसे जोर से चूमा। सूर्य देव तकनीक अयान के शरीर में घूमती रही। वह पागल हो चुका था और अब और मरना नहीं चाहता था। उसने आईवी के शरीर में बची हुई सूर्य ऊर्जा को एक एक घूंट करके अपने पेट में खींच लिया। स्वर्ग ने पहले ही उसे सूर्य का प्रकाश धारण करने तथा बुरी आत्माओं और अंधकार को बाहर निकालने के लिए चुन लिया था। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रहने तथा अपनी आत्मा और सूर्य का प्रकाश भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हालांकि इससे उन्हें पूरे दिन अपने शरीर को जलाने का दर्द सहना पड़ा और अपने दिल और फेफड़ों को फाड़ने का दर्द भी सहना पड़ा। हालांकि जी ने जिस ओर इशारा किया वह बिना किसी हिचकिचाहट के मर जाएगा। सूर्य शिखर आईवी। यद्यपि अयान आवेगशील प्रतीत होता था और कभी कभी कुछ लापरवाही भरा काम कर देता था, फिर भी वह कुछ हद तक असभ्य था। यद्यपि एवी की स्वर्गीय यांग ऊर्जा पहले ही बिखर चुकी थी और केवल एक धागा बचा था, लेकिन यह धागा ऐसा नहीं था जिससे अयान निपट सकता था। अयान केवल एक मूल क्षेत्र मार्शल कलाकार था। इसके अलावा स्वर्ग मूल क्षेत्र, स्वर्ग स्काय क्षेत्र, भाग्य क्षेत्र और फिर आईवी का दिव्य मार्शल क्षेत्र भी था। इस दिव्य मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ की सूर्य ऊर्जा की डोरी कोई हल्की चीज नहीं थी। जैसे ही अयान का मुंह आईवी के मुंह से छू गया, उसने अपना पूरा मुंह अंदर खींच लिया और वह तुरंत चिपचिपा हो गया। सौर ऊर्जा के उस तार को अयान ने 100 बार अवशोषित किया, एक बार में केवल एक बार। जैसे ही सूर्य की शक्ति अयान के शरीर में प्रवेश की, अयान ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाकर सफेद लपटों वाली बिजली को अवशोषित कर लिया। सूर्य की शक्ति और गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति एक ही समय में अयान के शरीर में समा गई। दोनों सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही थीं ताकि एक दूसरे को आधे से अधिक परास्त कर सकें। अंततः इसमें शामिल ताकतें आपस में उलझ गईं। जहां तक इस उलझाने वाली शक्ति का प्रश्न है, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मुंह से उगल दिया जा सके। एक बार जब वे अयान के शरीर में प्रवेश कर जाते तो वे तेजी से अपनी मेरिडियन का अनुसरण करते हुए अयान के आध्यात्मिक सागर की ओर दौड़ पड़ते। अयान ने बिजली की तरंगों का उपयोग करके शेष 2 शक्तियों को आकाश में भेज दिया। तुरंत ही पंखे के आकार की एक रोशनी आसमान में चमक उठी, जिसने अंधेरी रात के आकाश को प्रकाशित कर दिया। उसी समय जब उसने बिजली छोड़ी तो वह कांप उठा।
उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और अपनी मुट्ठी के प्रभाव को देखे बिना ही आईवी के होठों को फिर से चूस लिया। फिर उसने सफेद लपटों और बिजली को अवशोषित करना जारी रखा, जिससे थंडरक्लैप के साथ विस्फोट होने से पहले दोनों बलों को एक दूसरे को न्यूनतम तक रद्द करने की अनुमति मिली। इस प्रक्रिया के अनुसार अयान ने लगातार आईवी के शरीर से सूर्य की शक्ति को अवशोषित किया। ये तरीका बहुत ही चतुराईपूर्ण था। यद्यपि बिजली की शक्ति से उलझ जाने के बाद सूर्य की शक्ति को दूर करना बहुत कठिन था, लेकिन इसे केवल अयान द्वारा ही बिजली की शक्ति के साथ मुक्त किया जा सकता था। हालांकि अयान खुद भी बहुत खतरे में था। एक तो ये कि दोनों ही ताकतें बहुत हिंसक थीं और जरा सी चूक होने पर अयान हवा में गायब हो जाता। दूसरे, अयान को एक साथ दो भयानक तकनीकों का उपयोग करना था, सूर्य देव तकनीक और थंडर के 9 परिवर्तन। किसी व्यक्ति के लिए एक समय में स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक का प्रसार करना पहले से ही बहुत खतरनाक था, 2 बार तो छोड़ ही दीजिए। अयान का ध्यान जरा भी भटकने का नहीं था। उसका पूरा शरीर पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में आ गया। उसकी आंखों में केवल आईवी थी, केवल सूर्य की शक्ति थी और केवल बिजली की शक्ति थी। इसे बार बार अवशोषित करने और छोड़ने के बाद अयान पहले ही यह चक्र 30 बार कर चुका था। दोबारा, मुझे एक और मौका दो, मुझे एक और सांस लेने दो, मैं एक और सांस लूंगा और मास्टर के पास बचने का बेहतर मौका होगा। इस समय अयान पहले ही अपनी सीमा अवस्था में प्रवेश कर चुका था। यद्यपि उसने कम चूसा था और यद्यपि उसने इसे जल्दी से छोड़ दिया था, फिर भी उसका दायरा अभी भी बहुत कम था। अयान के शरीर की सभी शिरोबिंदु वृक्ष की लताओं के समान थी जो आग से भस्म हो गई थीं। हर बार वे बहुत ही कम समय के लिए जल जाते थे, लेकिन जमा होने के बाद पेड़ की लताएं काफी सूख जाती थीं। 35वें, अयान को चक्कर आने लगा और उसने बोलना जारी रखा। 40वीं बार ऐसा हुआ कि अयान अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने जारी रखा। 45वीं बार अयान के बाल जल गए थे और उसकी त्वचा बुरी तरह जल गई थी, विशेष रूप से उसकी बिजली से झटका खाई मुट्ठी। 50वीं बार अयान का शरीर पिघलने लगा। उसने आईवी के मुंह पर सांस ली और उसके होठों पर खून का निशान छोड़ दिया। दोबारा, कृपया मुझे इसे पुनः करने दीजिए, मैं ये फिर कर सकता हूँ। अयान की चेतना अस्त व्यस्त थी। अब उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता था। सब कुछ उसकी सहज प्रवृत्ति को संचालित करने की उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति पर निर्भर था। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसने आईवी का मुंह चूसा था या नहीं। हर किसी की अपनी सीमाएं थीं, यहाँ तक कि अयान की भी, जिसके पास दिव्य प्रतिभा थी। अंततः जब उसने 55 बार सांस ली तो वह बेहोश हो गया। फिर भी अयान, जो बेहोश होकर तालाब में तैर रहा था, बड़बड़ाता रहा, मुझे फिर से चूसने दो, मैं इसे फिर से कर सकता हूँ, मैं अपने मालिक को बचा सकता हूँ, मुझे फिर से धूम्रपान करने दो। अयान की मदद से आईवी के शरीर का सूरज बहुत कमजोर हो गया था और उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके तुरंत बाद आईवी ने अयान हेंग को उठाया और फॉर्चून पीक की दिशा में चमकती हुई आकाश में उड़ गई। आधा लौकी, चले जाओ, मेरे शिष्य को बचाओ। आईवी के पास अयान के होठों पर लगे खून के धब्बे पोंछने का भी समय नहीं था। जब वह बेतहाशा उड़ रही थी तो उसके गालों पर आंसू गिरने लगे। अयान ने एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि वह मर चुका है और एक अकेला भूत बन गया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भटक रहा है। पिछले जन्म में जिस व्यक्ति से वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन इस जन्म में उसने उस व्यक्ति के लिए मरना चुना जिसका वह सम्मान करता था। विडंबना, अनिच्छुक। अयान ने ऐसा नहीं सोचा था। उनका मानना था कि जीने के लिए व्यक्ति को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका उसे पछतावा न हो। शायद यह मामला उसकी जान ले ले, लेकिन क्या? अज्ञात समय के बाद अयान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को एक नर्म बिस्तर पर लेटा पाया। बिस्तर के पास एक लौकी बैठी थी जो शराब पी रही थी और गा रही थी। तुम जाग रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही T6 आत्मा वापसी की गोली खिला दी है। आपका शरीर ठीक है। मेरा मालिक कहाँ है? अयान ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता आईवी को थी। आधा लौकी हंसकर बोला, तुम्हारा मालिक ठीक है, वह पहले से ही बगल वाले कमरे में आराम कर रही है। अयान ने अंततः राहत की सांस ली। अर्ध मदिरा ने कहा, आप जानते हैं, आकाश और पृथ्वी मुझे विचरण करने की अनुमति देते हैं, फिर मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय में रहकर अपने कदमों को क्यों रोकूं? 2 कारण। हाफ वाइन ने उंगली उठाई। सबसे पहले, मेरी जान बचाने के लिए स्वर्गीय दाव को चुकाओ। स्वर्गीय दाव वृद्ध पुरुष रघुवीर थे, जो सूर्य चंद्र के संप्रदाय गुरु थे। दूसरा, हाफ वाइन ने 2 उंगलियां उठाईं, एवी लड़की के पिता और बेटी के लिए, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं। बहुत कम लोग मुझे आधी लौकी की प्रशंसा करने पर मजबूर कर सकते हैं। अब आप में से एक और है। एक स्वर्गीय संकट विशेषज्ञ के पास सितारों को पकड़ने और चंद्रमा को चुनने की क्षमता होती है, लेकिन मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता। मेरे छोटे भाई का जीवन सोने के समान बहुमूल्य है, इसलिए वह दूसरों से नहीं लड़ेगा। मैं एक व्यक्ति के अधीन 10,000 से अधिक लोगों की संख्या वाले गणमान्य व्यक्तियों की प्रशंसा नहीं करता। मेरा छोटा भाई जहां चाहे जा सकता है, कोई भी मेरी परवाह नहीं कर सकता। मैं पुरुषों और महिलाओं की उनके अच्छे रूप रंग के लिए प्रशंसा नहीं करता।
मेरा छोटा बेटा अपने जीवन में लापरवाह और लापरवाह है। तुम जीवित क्यों हो? यदि आप मर गए हैं तो दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो मेरे जीवन में प्रेम और धार्मिकता को सबसे अधिक महत्व देते हैं, शिष्ट और धार्मिक। हाफ वाइन ने खड़े होकर अयान की बांह थपथपाई। आईवी लड़की इन लोगों में से एक है, तुम भी एक हो। इतना कहकर लौकी का आधा हिस्सा पलट कर चला गया। जैसे ही वह चला गया, आईवी अंदर आ गई। मास्टर, अयान को उठने में कठिनाई हुई। आईवी ने अपना हाथ उठाया और अयान को वापस हवा में दबा दिया। उसने कहा, मत बोलो, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या आप जानते हैं कि हम पिता और पुत्री सूर्य देव तकनीक को संरक्षित करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? तो फिर इसका कारण यह नहीं है कि आप मार्शल आर्ट के प्रति जुनूनी हैं। इस बिंदु पर एवी अपनी यादों में डूब गईं और बोली, कई साल पहले मेरे पास अभी भी 2 माता पिता थे। मेरे लिए मार्शल आर्ट महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे परिवार की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। कुछ परिस्थितियों के कारण मेरी मां को एक डार्क डेविल ने मार डाला। मैं नहीं जानता कि शैतान कहां से आया और कहां चला गया, लेकिन इसने मेरी अर्धसंत प्रथम परत मां को मारने के लिए केवल एक ही चाल चली। इस कारण मेरे पिता ने पागलों की तरह पूरी दुनिया में खोजबीन की, लेकिन उन्हें उस राक्षस का कोई सुराग नहीं मिल सका। तो उस राक्षस की अंधेरी शक्ति का विरोध करने के लिए मेरे पिता ने एक विशेष तकनीक, सूर्य देव तकनीक का उपयोग किया, जिसका उपयोग दुनिया में राक्षसों को जानने के लिए किया जा सकता है। इस समय आईवी ने अयान को गंभीरता से देखा और कहा, सूर्य देव तकनीक हमारे पिता और बेटी की भावनाओं पर निर्भर करती है। यदि हम अपने विचारों का ये हिस्सा भी खो दें तो वास्तव में जीने का कोई मतलब नहीं है। अयान को अचानक एहसास हुआ कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिता और बेटी एक साधना तकनीक के लिए मरने को तैयार थे। पता चला कि ऐसा न केवल उनकी साधना तकनीकों में दृढ़ता के कारण था, बल्कि अपनी पत्नियों और माताओं से अलग होने की उनकी अनिच्छा के कारण भी था। आईवी ने कहा, यदि सूर्य देव की तकनीक सफल नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पिता और बेटी ने हमारी मां के लिए आखिरी काम गलत किया है। अयान, हम दोनों के पास कुछ रहस्य हैं। मैं आपसे कुछ पूछना नहीं चाहता, नहीं जानना चाहता हूं। हालांकि अभी केवल आप और सूर्य शिखर पर मेरे गुरु और प्रशिक्षु ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपको बस इतना करना है कि अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मास्टर को जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि आप पीछे की ओर अपनी साधना तकनीक को पूर्ण करें, ताकि आप हवा का अभ्यास कर सकें और कृपाण से लड़ सकें। अयान भावनाओं से भर गया। वह नहीं जानता था कि अपने स्वामी को सांत्वना देने के लिए क्या कहे, इसलिए उसने विषय बदलते हुए कहा, स्वामी, मेरे पास 2 चीजें हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। इसके बाद अयान ने डेसोलेट अर्थवुड और किंगलिंग पाउडर पर संदेह व्यक्त किया। आईवी ने सोच विचार कर कहा, मैंने इन दोनों चीजों के बारे में सुना है। पृथ्वी उजाड़ लकड़ी शाखा कई बड़े क्षेत्रों में स्थित है। हमारे सबसे निकट का क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रिमोडियल स्वैम्प है। जहां तक क्लियर स्पिरिट पाउडर का सवाल है, प्रिमोडियल दलदल के बीच में मायावान क्लिफ नामक स्थान पर 3 आंखों वाला क्लियर स्पिरिट ईगल पहरा देता था। वह स्पष्ट आत्मा ईगल का भोज था। इसके अलावा ये तुम्हारा है। आईवी ने अपना हाथ पलटा और अयान का थंडर तावीज अपनी हथेली में पकड़ लिया। मास्टर, ये है। अयान बस बोलने ही वाला था। आईवी ने अपना सिर हिलाया। मैं आपके रहस्य के बारे में पूछना नहीं चाहती, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें सूर्य देव तकनीक के बारे में बताता हूँ। मुझे यकीन है कि आपने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली है और मैंने आपको जो क्रिस्टल पत्थर दिया है उसे भी आत्मसात कर लिया है। सूर्य देव तकनीक एक युद्ध तकनीक है जिसका उपयोग साधना करने और अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस तकनीक को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, यानी कुल 9 स्तर। पृथ्वी यान तीसरी परत, आप सूर्य की शक्ति उधार ले सकते हैं। स्वर्ग यान तीसरी परत, आप सूरज और धधकते सूरज तीसरी परत के प्रेत संघनित कर सकते हैं। तुम सूर्य की तरह हो। आप वर्तमान में पृथ्वी यान क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं। यदि आप इसका पहली बार उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। याद रखें, आपको हर दिन अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। यद्यपि आप अपनी साधना में सुधार नहीं कर सकते, परंतु आपकी दक्षता से आपके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा आपकी दिव्य बिजली चालन तकनीक एक साधना तकनीक है जो व्यक्ति के साधना क्षेत्र को उन्नत कर सकती है, जबकि मेरी सूर्य देव तकनीक एक युद्ध तकनीक है। इन 2 तकनीकों के साथ साधना और युद्ध दोनों ही कोई समस्या नहीं होगी। समस्या यह है कि आपके पास अधिक शक्तिशाली मार्शल कौशल का अभाव है। ये शिष्य गुरु के निर्देशों का पालन करेगा। अयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। चलो आराम करें। आईवी ने दरवाजा खोला और चली गई। उत्तरी झिंझियांग, आदिम दलदल। अयान ने बैठने की कोशिश की और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद हमें प्रिमोडियल दलदल के पास एक मिशन ढूंढना होगा और पृथ्वी उजाड़ लकड़ी और स्पष्ट आत्मा पाउडर प्राप्त करना होगा। जैसे ही उसने यह बात कही, अयान ने सूर्य देव तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। आसमान से सूर्य की एक कोमल किरण उतरी और अयान को अपने चारों ओर लपेट लिया। सूर्य की इस किरण को मार्गदर्शक प्रकाश कहा गया।
प्रकाश द्वारा निर्देशित होने की शर्त के तहत सूर्य की शक्ति अयान के शरीर के भीतर प्रसारित होगी। यह एक बड़े वृत्त में परिभ्रमण करेगा, लेकिन मार्गदर्शक प्रकाश अयान की ताकत नहीं बढ़ाएगा। ये केवल दिव्य सूर्य तकनीक में ही कुशल होगा। अयान के शरीर पर अचानक पड़ने वाली प्रचंड धूप को सूर्य की तपन कहा गया। ये सूर्य की शक्ति को सीधे उधार लेने का कार्य था। केवल सूर्य की रोशनी को बुझाने से ही प्रतिक्रिया होगी, युद्ध शक्ति बढ़ेगी तथा प्रकाश को मोड़ने से कुछ नहीं होगा। अयान धुंधली धूप में लिपटा हुआ था और कोमल सूर्य की रोशनी धीरे धीरे उसके 8 मध्यांतर रेखाओं के साथ बह रही थी। फिर भी इस तरह की गर्म धूप से अयान को अभी भी अपनी धमनियों में जलन महसूस होती थी और उसे किसी भी क्षण ऐसा महसूस होता था जैसे वह आग की लपटों में बैठा हो। लंबे चक्र के बाद जलन धीरे धीरे कम हो गई। 2 बड़े चक्रों के बाद जलन कम होती गई। 3 बड़े चक्रों के बाद जलन पूरी तरह गायब हो गई। इस समय वह पृथ्वी यान क्षेत्र के प्रथम स्तर पर दृढ़ता से स्थित था। फिर अयान को अचानक आश्चर्य हुआ कि दिव्य बिजली स्वर्गीय सूर्य की शक्ति जितनी ही हिंसक थी, इसलिए दोनों पक्षों के बीच अंतर करना कठिन होना चाहिए, लेकिन जब उसने थंडर के 9 परिवर्तनों का उपयोग किया तो उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव क्यों नहीं झेलना पड़ा। बेशक जब उन्होंने दानिश दुबे के साथ मुकाबला किया तो वह अपवाद थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने लापरवाही से बिजली की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। इस प्रकार के व्यवहार के कारण उत्पन्न प्रतिक्रिया को राक्षसी कृत्य नहीं, बल्कि अधिक से अधिक आत्मा विनाशकारी कृत्य माना जाता था। तब क्या मैं सूर्य देव तकनीक को उल्टने के लिए थंडर के 9 परिवर्तनों का भी उपयोग कर सकता हूं? ये कहते हुए अयान तेजी से सूर्य शिखर पर लौटा और वहां पहुंचा जहां उसका गुरु साधना कर रहा था। इस समय आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। उसने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और आकाश में सूर्य को दिव्य गड़गड़ाहट के रूप में कल्पना की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सूर्य देव तकनीक को प्रसारित करने के लिए थंडर के 9 रूपांतरणों के मंत्र का उपयोग किया। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार धधकते सूरज की ओर तान दी। अचानक चमकती हुई सूर्य की एक पतली और संकरी किरण अयान की उंगलियों पर पड़ी। ये शमन सूर्य था। अयान का पूरा दाहिना हाथ प्रकाश के हाथ में बदल गया था। सफलता। अयान बहुत खुश हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सबसे बड़ी समस्या हल कर दी हो? अयान खुश हुआ। वह खड़ा हुआ और उसने विशाल कृपाण अपने हाथ में पकड़ ली। उसका बायां हाथ सूरज की ओर इशारा कर रहा था और सूर्य की एक और किरण उसकी उंगली पर पड़ी। उन्होंने सूर्य की शक्ति को विशाल कृपाण में प्रवाहित किया। एक क्षण में विशाल काले रंग की तलवार प्रकाश की भिनभिनाती और कांपती हुई ब्लेड में बदल गई। अयान ने अपनी कृपाण लहराए और एक चौंकाने वाली रोशनी निकली। प्रकाश की किरण इमारत की ठोस भीतरी दीवार को चीरती हुई उसमें एक खरोंच छोड़ गई। बहुत मजबूत। अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस इमारत का उपयोग उसके मालिक द्वारा किया जाता था, इसलिए यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह कितनी मजबूत थी। जहां तक सूर्य देव तकनीक का प्रश्न है, जिसका अनुकरण उसने थंडर के 9 रूपांतरणों के साथ किया था, वह वास्तव में सफल होने में सक्षम था। यद्यपि सूर्य की किरणों को बुझाने वाली नकल का केवल एक छोटा सा तंतु था, ये ठीक वैसा ही था जैसे जब उसने दिव्य बिजली को अवशोषित किया था तो उसने केवल दिव्य बिजली का एक तंतु ही खींचा था। शक्ति के संदर्भ में ये शुद्ध यांग टेम्परिंग से तुलनीय नहीं था। ये शुद्ध यांग टेम्परिंग की मारक क्षमता का केवल 5वां हिस्सा था। हालांकि ये पर्याप्त था। सूर्य के इस स्तर पर संयम बरतने से व्यक्ति की लड़ाकू शक्ति में भी काफी वृद्धि हो सकती है। शुद्ध यांग टेम्परिंग कितनी शक्तिशाली थी? उस समय अयान ने राक्षस के खिलाफ लड़ने के लिए अपने अत्याचारी बिजली शरीर का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह राक्षस के साथ केवल उसी स्तर तक ही लड़ सकता था जो शरद और शरद के बीच समान रूप से विभाजित था। हालांकि जब उन्होंने शुद्ध सूर्य शमन तकनीक का उपयोग किया तो वह एक ही कृपाण से राक्षस को 2 भागों में विभाजित कर सकते थे। मत भूलो, इस समय राक्षस ने अपनी पूंछ का बलिदान दे दिया था और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। कोई कल्पना कर सकता है कि सूर्य की तपिश कितनी शक्तिशाली थी। यदि कोई सूर्य की ऊर्जा का 5वां हिस्सा बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव की चिंता किए उपयोग कर सके तो क्या यह अद्भुत नहीं होगा? उत्साहित होने के अलावा अयान का पहला विचार अपने मालिक को अपनी नई खोज के बारे में बताना था। हालांकि जब एवी ने यह सुना तो वह मंद मंद मुस्कुराई। मुझे डर है कि आप दुनिया में एकमात्र हैं जो इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अयान को अचानक होश आया। ये सही है, उसके पास केवल दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा थी और कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता था। आपको स्वयं को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, आईवी ने कहा। मास्टर बहुत आभारी हैं कि आपकी ये दयालु मंशा है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि सूर्य देव तकनीक आप पर विकसित हो सकती है। यही बात मास्टर को सबसे अधिक प्रसन्न करती है। अयान को पता था कि मास्टर को अभी अभी निगल लिया गया था, जिससे ये भी पता चला कि सनशेन तकनीक सही नहीं थी। इस समय मास्टर जी बहुत ही उदास मूड में होंगे। संयोगवश वह बिजली सहिष्णु विविध सिद्धांत से कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जा रहा था। यदि वह वनराजी नगर की यात्रा करना चाहता था तो वह अपने स्वामी के साथ जाने का अवसर भी ले सकता था। मास्टर को आराम करने देना भी अच्छा था। अयान ने तुरंत उसे अपने विचार बताए। आईवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जाओ और अकेले ही खेलो। मास्टर अब और नहीं जाएंगे।
जाओ गुरुजी। अयान ने हार मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरे पीछे पीछे चलो। कभी कभी आपको सन पीक छोड़ना पड़ेगा। यदि आप आराम करने के लिए बाहर जाते हैं तो आपको अप्रत्याशित प्रेरणा मिल सकती है। आमतौर पर एवी सख्त चेहरे के साथ तुरंत मना कर देती, लेकिन इस समय एवी की अयान के प्रति भावनाएं बहुत अलग हो गई थीं। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर बोली, तो फिर गुरुजी आपके साथ यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी में काम करके परेशानी खड़ी करने की अनुमति नहीं है। अगर किसी को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, तो दूसरे लोग जोर से हंसेंगे। शिष्य जानता है। अयान बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक सचमुच उसके साथ जाने को तैयार होगा। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। सूर्य चंद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठित सूर्य शिखर मास्टर उनके साथ खरीदारी करने गए थे। बस एक कल्पना ही काफी थी। संप्रदाय के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें ढूंढने जा रहा हूं। आईवी पलटी और सूर्य महल में वापस आ गई। अयान ने बस साफ सफाई की और लिटिल स्पैरो को संप्रदाय के मुख्य द्वार पर ले आया। इस नए साल में पवन नगरी के नाम से मशहूर वनराजी नगरी में चहल पहल रही। सड़कों पर पैदल यात्री लगातार आते जाते रहते थे और वहां काफी चहल पहल रहती थी। विशेषकर सूर्य चंद्र संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहले से ही सैकड़ों लोग खचाखच भरे हुए थे। वे सभी लोग माता पिता थे जो अपने बच्चों को अध्ययन के लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय में लाते थे। दुर्भाग्य से सूर्य चंद्र संप्रदाय के नियम सख्त थे, इसलिए वे लोगों को आसानी से कैसे अंदर आने दे सकते थे। जब सबने अयान को संप्रदाय से बाहर निकलते देखा तो उनकी आंखें ईर्ष्या और जलन से भर गईं। अयान ने बिजली रोधी मिश्रित फॉर्मूला पुस्तकें फैला दी और अपने हृदय में उन सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खरीद लिया जिनकी उसे आवश्यकता थी। कुल संख्या 13 थी, जो बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि उसकी जेब में केवल 90,000 स्वर्ण सिक्के थे, जो एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। प्रत्येक चौथी श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटी के लिए करोड़ों स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता होती थी। वह कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में धन नहीं निकाल पाएगा, लेकिन उसके मालिक के पास ये धन होना चाहिए। ये सोचकर अयान अपनी हंसी रोक नहीं सका। चूंकि वह उसकी मालकिन थी, इसलिए उसे उसके लिए कुछ पैसे खर्च करने चाहिए। क्या आप तैयार हैं? चल दर। अयान के कानों में एक आवाज गूंजी। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। इस निगाह के नीचे उसका पूरा शरीर स्तब्ध था। आईवी पूरी तरह से अलग पोशाक में बदल गई थी। उसने अपने ऊपरी शरीर पर एक सफेद पीले रंग की जैकेट और निचले शरीर पर एक पतली बर्फ सी सफेद पतलून पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल एक शुद्ध और आकर्षक पोनीटेल में बंधे हुए थे। ये पहली बार था जब अयान ने इतनी मर्दाना पोशाक देखी थी। हालांकि आईवी की उपस्थिति अकेले दिव्या आहूजा की नहीं थी, वह अद्वितीय सुंदरी थी। अब जब उसने इस तरह के कपड़े पहन लिए थे तो वह और भी अधिक वीर और बहादुर महसूस कर रही थी। खासकर इसलिए क्योंकि वह बहुत लंबी थी, अयान से एक सिर लंबी, 1.8 मीटर दूर। आमतौर पर वह पूरे दिन एक ढीला पीक मास्टर रोब पहनती थी, इसलिए उसका फिगर दिखाना अच्छा नहीं था। इस समय अयान के पास इसे वर्णित करने के लिए केवल एक ही शब्द था। यह सचमुच अद्भुत था। क्या गलत? क्या मैं बदसूरत दिखती हूँ? जब आईवी ने अयान को चुपचाप उसे घूरते हुए देखा तो उसका चेहरा लोहे के पेड़ की तरह लाल हो गया। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। अयान ने जोर से अपना सिर हिलाया और अपने ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर फेंक दिया, फिर आईवी का हाथ पकड़ा और तेजी से भाग गया। आईवी को इसकी आदत नहीं थी। वह शुरू में अयान से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जब उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जिसमें अयान ने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, तो उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना पैदा हुई। उसको छोड़ दो। वे दोनों बेखौफ होकर सड़कों पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज कर रहे थे। उन्हें पहचाने जाने का कोई डर नहीं था। शुरू में एवी पूरे दिन सन पीक पर ही रही थी और एक भी कदम बाहर निकलने से इनकार कर दिया था। राहगीर होने के कारण सन पीक के बहुत कम शिष्यों ने वास्तव में एवी का रूप देखा था। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी आईवी को नहीं देख पाते अगर उन्हें कुछ शीर्ष गुरुओं को इकट्ठा न करना पड़ता। इसलिए पूरे वनराजी शहर में एक भी व्यक्ति महान शिखर गुरु आईवी को नहीं पहचान सका। अयान पहले तो एवी को आराम करने देना चाहता था और दवा खरीदने की जल्दी में नहीं था, लेकिन जब उसने सड़क किनारे सोने और चांदी के खूबसूरत आभूषण देखे तो उसने एवी को देखने के लिए अपने साथ खींच लिया। मास्टर, यह आप पर अवश्य अच्छा लगेगा, आईवी ने कठोर चेहरे से कहा। ऐसी बेटी का घरेलू सामान पहनना कैसा शिष्टाचार है। आईवी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लिटिल स्पैरो को थी। इस बीच मुख्य पात्र के रूप में आईवी की जगह लिटिल स्पैरो ने ले ली। जब भी वह महंगे आभूषण देखता तो वहां से कभी नहीं जाता। अयान को याद आया कि उसने उस छोटी चिड़िया के लिए ढेर सारे चमकदार रत्न खरीदने का वादा किया था, लेकिन उसने आज भी अपना वादा पूरा नहीं किया। चाचा, एक छोटा पक्षी अपने मुंह में आभूषणों की एक माला लेकर आभूषणों की दुकान से उड़ गया। पीछे पीछे आभूषण की दुकान का वेटर और दुकानदार भी आ रहे थे। वे जल्दी से बाहर आए और बोले, मणि पकड़ो, उस पक्षी को रोको। अयान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने चाहा कि वह अपना चेहरा ढक सके। आईवी को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी।
उसने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और छोटा पक्षी उसकी तर्जनी उंगली पर आकर बैठ गया और चहचहाने लगा। ये कितने का है? आईवी ने दुकानदार से पूछा। अरे, ये पक्षी अपने साथ 2 रजत रूबी हार ले गया। कुल 800 स्वर्ण सिक्के। आईवी ने सिर हिलाया और तुरंत ही उचित राशि का भुगतान कर दिया। फिर उसने उसे पक्षी के गले में लटका दिया। छोटी गौरैया ने इसे एक खुशी का अवसर बताया। जैसे ही मणि लटकाई गई, पूरा पक्षी ऊर्जावान हो गया। एक व्यस्त सड़क पर चलने के बाद उस छोटे से पक्षी के गले में कुल 12 आभूषणों की मालाएं लटक रही थीं और उसके 2 पतले पैरों में 6 आभूषणों की अंगूठियां थीं। उसकी छोटी सी गर्दन के चारों ओर 3 काले क्रिस्टल रत्न कंगन लिपटे हुए थे और यहाँ तक कि उसके माथे पर भी 3 सुनहरे जेड पंख जड़े हुए थे। इस समय छोटी गौरैया की आईवी के प्रति आत्मीयता चरम सीमा तक बढ़ गई थी। तुम अमीर हो, अयान ने छोटी गौरैया को घूर कर देखा। मूलतः वह मास्टर को आराम करने देना चाहता था, लेकिन अंत में उसने लिटिल स्पैरो को आराम करने दिया। हालांकि छोटी गौरैया के चेहरे पर अजीब भाव और मास्टर के चेहरे पर मुस्कान देखने के बाद अयान ने कुछ और नहीं कहा। जब तक मालिक खुश है। रास्ते पर टहलते हुए अयान ने अपनी आंखें खोलीं। वनराजी शहर में बहुत चहल पहल थी और वहां कई खिलौने थे जिन्हें उसने पहले कभी न देखा था और न ही सुना था। जहां तक आसपास के पैदल यात्रियों का सवाल है, उन सभी ने आईवी को नजर से सलामी दी। उन्हें केवल यही महसूस हुआ कि यह लंबा व्यक्ति असाधारण रूप से सुंदर है और वे नहीं जानते थे कि वह पुरुष है या महिला। कुछ लोग तो आईवी को चूमने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आईवी ने भौहें सिकोड़कर उन्हें घूरा। यदि उन्हें आईवी की पहचान पता चल जाती तो वे शायद इतने डर जाते कि जमीन पर गिर पड़ते। मास्टर जी, आप मुझसे कहीं अधिक सुंदर हैं। उन छोटी लड़कियों को देखो जो तुमसे मोहित हैं, अयान ने धीरे से चिढ़ाते हुए कहा। बकवास मत करो। आईवी का चेहरा एक बार फिर लाल हो गया और वह चिल्लाई। अंत में अयान अभी भी यह नहीं भूला था कि उसे कुछ करना है, इसलिए वह अपनी मनचाही चीज ढूंढने के लिए स्पिरिट जड़ी बूटियों की दुकानों पर चला गया। वनराजी सिटी में स्पिरिट हर्ब स्टोर कोई मजाक नहीं था। राजधानी वीरगढ़ के अलावा वनराजी शहर को पूरे धीरज साम्राज्य के 5 सबसे व्यस्त शहरों में से एक माना जाना चाहिए। यहाँ सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं जो बाहर नहीं मिल सकती थीं। बेशक कीमत स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से महंगी थी, लेकिन क्या सूर्य चंद्र संप्रदाय को धन की कमी होगी? सूर्य चंद्र संप्रदाय में धन सबसे कम मूल्यवान वस्तु थी। जब अयान ने अपनी जरूरत की सभी जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लीं, तब तक वह लगभग 120 मिलियन स्वर्ण सिक्के खर्च कर चुका था। आईवी ने भी कोई नाराजगी नहीं जताई और हाथ मिलाकर भुगतान कर दिया। मैं भी एक बार अमीर आदमी बन गया था। अयान बहुत खुश हुआ। देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। आईवी ने अभिवादन किया और वे दोनों सूर्य चंद्र संप्रदाय की दिशा की ओर चल पड़े। यात्रा के बीच में एवी ने चेतावनी दी, इस बार मैं तुम्हारे लिए सभी सोने के सिक्कों का भुगतान कर दूंगी, लेकिन भविष्य में तुम्हें इसे स्वयं अर्जित करना होगा। मैं तुम्हारी हर चीज में मदद कर सकता हूँ, लेकिन अंत में मैं तुम्हें केवल कूड़े के एक टुकड़े में ही बदल सकता हूँ। गुरुजी, ये शिष्य समझ गया है, अयान ने बार बार हाँ कहा। सामने वह अयान है। जैसे ही वह बोल रहा था, अचानक नशे में धुत लोगों के एक समूह ने उसका स्वागत किया। अयान ने देखा कि उन लोगों के शरीर में युआन क्यूई बढ़ गई थी। वे सभी विशेषज्ञ थे और उनके क्षेत्र मूल रिटर्न के तीसरे स्तर के आसपास होने चाहिए। उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत लंबा था, उसकी ऊंचाई 2.34 मीटर थी। भीड़ में यह ऊंचाई तुरंत ध्यान का केंद्र बन गई। अयान को लगा कि ये लोग बहुत अपरिचित हैं, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? राजसी आदमी जोर से हंसा, ये वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां मुझे अपने लोहे के जूते नहीं मिल रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं। अंत में आप फिर भी संप्रदाय में लौट आए। आप कौन हैं? अयान ने भौहें सिकोड़ी। उस व्यक्ति ने जो कहा, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति आया था वह निर्दयी था। वह बलिष्ठ आदमी चिल्लाया, मेरा नाम मुकुल है। मैं दूसरी कक्षा की अकादमी से हूँ। तो कबीर मेरा छोटा भाई है। कोई आश्चर्य नहीं। अयान को अचानक एहसास हुआ कि इस ऊंचाई वाले व्यक्ति शायद मुकुल और कबीर थे। बेटे, तुम पागल हो, मुकुल चिल्लाया, तुमने अभी अभी सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश किया है और मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने का साहस किया है। अगर मैं आज तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो मुझे डर है कि तुम नहीं जान पाओगे कि स्वर्ग से परे स्वर्ग का क्या मतलब है। स्वर्गीय असर बाघ दहाड़। इतना कहकर मुकुल उछल पड़ा और आसमान से बाघ की हल्की दहाड़ सुनाई दी। यह आदमी स्पष्टतः नशे में था। सूर्य चंद्र संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में वह वास्तव में सड़कों पर लड़ना चाहते थे। ये स्वर्गीय बाघ दहाड़ मार्शल कौशल काफी शक्तिशाली था। बाघ की दहाड़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सभी दिशाओं में पीछे की ओर भागने लगे। जब वह मध्य हवा से नीचे उतरा और अयान पर हमला किया तो उसका दाहिना हाथ पंजे के आकार का हो गया और उसकी पूरी हथेली एक छोटे बाघ के सिर वाले युआन क्यूई से लिपटी हुई थी। बाघ का सिर चमकीला था और उस पर अकल्पनीय रूप से तेज हवा चल रही थी। मुकुल के साथ आए अन्य मार्शल भाई सभी नशे में थे। जब उन्होंने मुकुल को हमला करते देखा तो वे सब एक साथ आगे बढ़े। आईवी मन ही मन दुखी थी।
उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक अदृश्य दमनकारी शक्ति ने लोगों के समूह को जमीन पर पटक दिया। वह हिल भी नहीं सकती थी। आइवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, व्यस्त शहर में लड़ना कैसा लगता है? मुकुल और बाकी लोग चौंक गए और जल्दी से आइवी की ओर देखने लगे। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि वे सभी बुरी तरह डर गए थे। यद्यपि शिष्यगण आमतौर पर आइवी को नहीं देखते थे, लेकिन जब उनका गुट अलग हो गया तब भी वे जल्दी में आइवी से मिले। अब जब वे गंभीरता से आइवी की जांच कर रहे थे तो वे सचमुच बुरी तरह डर गए थे। एवी द्वारा अपनी शक्ति वापस लेने के बाद मुकुल के लोगों का समूह पहले ही सदमे से जाग चुका था और सम्मान देने के लिए घुटनों के बल बैठ गया था। चल दर, आइवी ने मुकुल और अन्य लोगों की ओर देखा तक नहीं और अयान को संप्रदाय की ओर ले गई। जब अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र मुकुल की जहरीली नज़रों से टकरा गई। अयान ने मन ही मन सोचा, ये बीम सचमुच बहुत बड़ी है। दोनों भाइयों और उनके चेहरे के प्यार ने आज उन्हें खुद की वजह से सड़कों पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे डर है कि इस ऋण का निपटान स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकेगा। जहां तक मुकुल का प्रश्न है, उसने अयान को घूरा, दांत पीस लिए और मन ही मन सोचा, अच्छा लड़का, आप वास्तव में अपने मालिक से दूर चले गए। ठीक है, आज जब तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रह सकेगा। मेरा इंतजार करना। अयान और उसका प्रशिक्षु अभी संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहुंचे ही थे कि उनकी मुलाकात बाहर निकलते हुए लोगों के एक अन्य समूह से हुई। अयान, ये सचमुच तुम हो? समूह में से एक व्यक्ति बाहर आया और आश्चर्य से अयान पर चिल्लाने लगा। ये व्यक्ति अयान का सह शिष्य झाओहुआ पीक का शिष्य मनमोहन था। ओह, यह मनमोहन है। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? अयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे, इसे पूरा करने में बहुत मेहनत लगी। मनमोहन ने सिर खुजलाते हुए कहा, संयोगवश हमारे छोटे भाई आराम करने और शराब पीने के लिए कोई जगह ढूंढने जा रहे हैं। हमारे साथ आओ। मनमोहन के साथ जो लोग थे वे भाग्य शिखर के शिष्य लग रहे थे। सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे, क्या ये सौर वायु का अयान है? ईगल रैंकिंग पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति। हे भगवान, मनमोहन, आप वास्तव में अयान को जानते हैं। अयान को यह नहीं पता था कि उसकी वर्तमान प्रसिद्धि इतनी बड़ी है। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार उनकी प्रसिद्धि ईगल रैंकिंग से संबंधित होनी चाहिए। चलो साथ चलते हैं। ये सही है, अयान। मिशन करना बंद करो। आप अपने सूर्य शिखर के एकमात्र शिष्य हैं। बीमार मत पड़ो, हमारे साथ आओ। अयान सबके इस दयालु निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने मालिक की ओर देखा। आइवी ने सिर हिलाया और दक्षिण दिशा में संदेश भेजा, मास्टर वापस आ गए हैं। जाओ उनके साथ खेलो। शुरू में अयान चाहता था कि उसके मालिक उसके साथ जाएं, लेकिन उसने सोचा कि अपनी वरिष्ठता के कारण इन कनिष्ठों के साथ एक ही मेज पर बैठना उसकी गरिमा के विरुद्ध होगा। यदि सभी लोग बहुत अधिक शराब पी लें और कुछ ऐसा कहें जो कानों को अप्रिय लगे तो उसे अपने स्वामी के लिए दुख होगा, भले ही वह मर जाए। तुरंत ही अयान ने आइवी से अलग होने के लिए खुद को मजबूर नहीं किया और मनमोहन और अन्य लोगों के साथ चला गया। दिन के दौरान अयान मुख्य रूप से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज में लगा रहा और वनराजी शहर के सबसे समृद्ध क्षेत्र में नहीं गया। आज रात उन्होंने देखा कि प्रसिद्ध वनराजी नगर कितना सुंदर था। अयान सहित इस समूह में कुल 13 लोग थे। उन्होंने अस्थायी रूप से 2 बड़ी गाड़ियां किराए पर लीं और तेजी से वहां से निकल पड़े। हम कहाँ जा रहे हैं? अयान ने कार में बैठते हुए पूछा। मनमोहन गर्व से मुस्कुराया और कहा, शराबी सपनों का मंडप। अयान को इन 3 शब्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अन्य शिष्य उत्साहित हो गए। मनमोहन ने कहा, ड्रंकन ड्रीम पवेलियन वनराजी सिटी में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यदि आप आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ऐसा संयोग हुआ कि मेरे एक चाचा ड्रंकन ड्रीम पवेलियन में एक छोटे से पद पर कार्यरत हैं। यह उनकी सुविधा है कि हम अपने क्षितिज को व्यापक बना सकें। रात्रि के आकाश के नीचे कई शिष्य उत्साह से जयकार कर रहे थे। दोनों गाड़ियां रात में सरपट भाग गईं। शराबी ड्रीम मंडप वनराजी शहर में एक प्रसिद्ध स्थान था। वाणिज्यिक कुलों के कई शिष्य और मार्शल दाओ कुलों के मार्शल कलाकार यहां आराम करने के लिए आना पसंद करते थे। और यह शराबी ड्रीम पवेलियन अकेले खाने की जगह नहीं थी। अंदर बहुत सारी चीजें थीं। वहां पश्चिमी क्षेत्रों से नर्तकियां, उत्तरी क्षेत्र से विचित्र जानवर, धीरज साम्राज्य से मानद कहानीकार और गुप्त रूप से कामुक सेवाएं प्रदान की जाती थीं। यहाँ मुख्य व्यवसाय वस्तु अमीर, शक्तिशाली युवा लोग हैं, इसलिए शानदार, बेहद शानदार चीजें बनाई गईं। प्रवेश द्वार पर लगे 5 मीटर ऊंचे 2 पत्थर के शेर इस स्थान की संपन्नता और संपदा को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं। चाचा मनमोहन के रिश्ते के कारण अयान और उसके ग्रुप की भी आसानी से एंट्री हो गई। जैसे ही वे ड्रंकन ड्रीम पवेलियन में दाखिल हुए, वहां खूबसूरत महिला वेट्रेस की 2 पंक्तियां थीं, जो झुककर प्रणाम कर रही थीं। इन सभी महिला वेट्रेसों में स्वर्ग और पृथ्वी की सुगंध थी, तथा उनके शरीर से पाउडर की हल्की सुगंध आ रही थी। जब वे दोनों पंक्तियों के बीच से गुजरे तो 1 दर्जन से अधिक शिष्यों के चेहरे पर हतप्रभ भाव थे। अंदर एक लंबा गलियारा था। स्वाभाविक रूप से गलियारे को बीमों में उकेरा गया और इमारतों को रंगा गया। यहां तक कि पेंट भी शुद्ध सोने से रंगा हुआ था।
इस लंबे सुनहरे गलियारे के दोनों छोर पर सड़क पर एक दोराहा था जो गर्म पानी के झरने, जानवरों के बाड़े, रेस्तरां आदि की ओर जाता था। कभी कभी वे धनी और प्रभावशाली शिष्यों को एक सुंदरी को बाईं ओर और एक सुंदरी को दाईं ओर पकड़े भीड़ के बीच से गुजरते हुए जोर जोर से हंसते हुए देखते थे। यहाँ तक कि कुछ मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं भी गलियारे के किनारे खड़ी थीं और अपने अकेले बड़े भाइयों को छोटे गुलाबी निमंत्रण पत्र दे रही थीं। वह अपने शरीर पर झुककर धीमे स्वर में युवक के कान में फुसफुसाता था, क्या युवा मालिक ने पहली रात को कभी अपनी चाची से तुम्हारी सेवा करने के लिए कहा है? आपको 18 बार फीनिक्स को गिराने और नीचे गिराने का तरीका सिखाने की मुद्रा में रहना भविष्य में कभी भी नुकसानदेह नहीं होगा।